Hello friends. हेलो AM के भाई, हेलो, कैसे हो आप लोग? AM भाई, मैं शामिल हुआ हूँ। राकेश, हेलो राकेश, है ना। हम लोग क्लास 11 o'clock से स्टार्ट करेंगे, तब तक सबको ज्वाइन होने देते हैं। हेलो अभय कुमार, हेलो चंदेश्वर सा, हेलो एवरीवन। क्या चल रहा है सबका लॉकडाउन में घर पे बैठ के? हेलो संतोष, चलिए। और सबकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? स्कूल्स तो बंद होंगे आपके, तो जो भी है हमारे लाइव वीडियो लेक्चर से आप लोग फॉलो करते रहिए, जिससे आपका कुछ भी लॉस ना हो, है ना। हेलो RD सैनी, प्रीत बाबू, वेलकम एवरीवन। हेलो तबरेज, हेलो शोएब खान, जल्दी से आप लोग ज्वाइन होइए, तो फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है लाइट रिफ्लेक्शन, राइट, 10th क्लास। हेलो मानवी चौधरी, हेलो अब्दुल कलाम, हेलो। चलिए चलिए जल्दी से। वी हैव 8 व्यूअर्स अभी। चलिए थोड़ी देर और वेट करते हैं, थोड़े और स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाए, देन विल स्टार्ट, है ना। हेलो रंगर साधना, हेलो प्रमीन कुमार, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा ही लाइट के बारे, है ना। तो हम लोग डिटेल्स में थोड़ा सा जाएंगे इस बार, बेसिक से स्टार्ट करते हुए, ठीक है। थोड़ी देर और वेट करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना। यस, हेलो प्रिया। एंड आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग प्लीज कमेंट्स में बताइएगा बीच में, हम लोग पक्का रिप्लाई करेंगे उसका, और जो भी डाउट्स हो हम लोग उसको सब क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। हेलो प्रिंस कुमार, चलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन होइए, थोड़ी देर और वेट करते हैं। दिल के अल्फाज, हेलो दिल के अल्फाज। संस्कार, फाइन।
चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना? ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा लाइट। 10th क्लास में हमें देखिए क्या पढ़ना है। 10th क्लास में हमें पढ़ना है लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए लाइट जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहले बताइए कि लाइट होता क्या है ना? सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल, है ना? तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हमें चीजें दिखती है। अब आप एक बात बताइए, लाइट विजिबल है क्या? लाइट विजिबल नहीं है, लेकिन लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल। सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन, यहां पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हमें चीजें दिखती हैं। अब देखिए हमने फिजिक्स में अलग अलग ब्रांचेस बना रखी हैं स्टडी करने के लिए। तो जिस ब्रांच में हमारी लाइट की स्टडी होती है उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लाइट, कि वो किस तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ लाइट इंटरेक्ट करती है, राइट? तो हम उसको ऑप्टिक्स के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, सो ये हमारा है ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग लाइट तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। आई गेस हम लोग 6th क्लास से आप लोग लाइट पढ़ते आए होंगे, है ना? सो लाइट के बारे हमें ये पता है कि लाइट डुअल बिहेवियर शो करती है। डुअल बिहेवियर, राइट? तो लाइट का हमारे पास कैसा बिहेवियर है? लाइट का बिहेवियर है डुअल। कौन कौन से दो टाइप्स के बिहेवियर है? एक तो ये शो करती है पार्टिकल नेचर, और एक लाइट शो करती है हमारा वेव नेचर, है ना? तो देखिए, तो जब भी लाइट पार्टिकल नेचर, कभी कभी देखिए, कभी कभी लाइट पार्टिकल बिहेवियर शो करेगी और कभी कभी लाइट हमारा वेव बिहेवियर शो करती है। तो साइंटिस्ट जो थे हमारे, वो हमेशा लड़ते रहते थे। किसी किसी को लगता था कि लाइट पार्टिकल है, किसी किसी को लाइट लगता था कि लाइट जो है हमारा वेव है। तो फाइनली लास्ट में जाके क्या हुआ कि लास्ट में जाके डिसाइड हुआ कि लाइट के पास डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहां पे जाके सारे साइंटिस्ट का सेटलमेंट हुआ कि लाइट शोज बोथ काइंड ऑफ बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे सिचुएशन होगी उसके साथ हमारा लाइट कभी तो पार्टिकल बिहेवियर शो करेगा एंड कभी लाइट वेव बिहेवियर शो करेगा। अब देखिए, लाइट जब पार्टिकल बिहेवियर शो करता है तो उसमें हम पार्टिकल्स ऑफ लाइट को कहते क्या है? तो लाइट के पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं फोटोन, है ना? सो लाइट का पार्टिकल कहलाता है फोटोन, जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ में जाता है। ओके, एंड कुछ चीजें हैं जैसे हम लोग बहुत ही इजीली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, जैसे एक फिनोमेना है रिफ्लेक्शन जो कि हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, या हमारा रिफ्रैक्शन हो गया, है ना? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ये सारी चीजें, या हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ये सारे इफेक्ट्स, ये सारे फिनोमेना हमारे बहुत इजीली हम लोग पार्टिकल बिहेवियर से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें थी जो हमारी पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट से हम लोग एक्सप्लेन या जस्टिफाई नहीं कर पाए। वो चीजें हमारी वेव प्रॉपर्टी, वेव बिहेवियर से जो लाइट का है उससे हमने एक्सप्लेन किया। क्या क्या चीजें थी? जैसे ये हमारा था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर हम लोग लाइट को पार्टिकल नेचर देखेंगे, है ना? तो उसके लिए हमारा वेव नेचर आएगा। क्लियर? सो वन थिंग, ये एक चीज तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर है कि लाइट के कितने नेचर हैं। इट शोज डुअल नेचर। कौन कौन से डुअल नेचर? समटाइम्स वो हमें पार्टिकल नेचर में दिखेगा और कभी कभी लाइट हमारा वेव की तरह एक्ट करता है। तो जब इट्स वेरी इजी, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किस तरीके से, जब हम लोग लाइट को पार्टिकल की तरह समझेंगे। लेकिन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा, या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये ऐसे फिनोमेना थे जो हम लोग पार्टिकल नेचर से कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसीलिए हमने कहा कि उस टाइम जब लाइट
डिफ्रैक्शन शो करता है या इंटरफेरेंस शो करता है, उस समय लाइट बिहेव करता है किस तरीके से, एज अ वेव। ठीक है, तो अब देखिए ये चीज तो हमें समझ आ गई, लाइट की डुअल नेचर है, पार्टिकल, वेव। तो इसीलिए हमने ऑप्टिक्स को भी दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, जो कि होता है एक हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा होता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। ओके, सो जब भी लाइट हमारा पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, उसमें हम लोग जो भी चीजें स्टडी करेंगे वो हमारा आता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स अभी हमें नहीं पढ़ना है, ये आता है हमारा 12th क्लास में। हमें अपना 10th क्लास में क्या पढ़ना है, सिर्फ पार्टिकल नेचर, जो कि हमारा आता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ब्रांच में, है ना। सो आई गेस हमारे ब्रांचेस ऑफ ऑप्टिक्स तो क्लियर होंगे। क्यों हमारे ये ब्रांचेस डिवाइड हुए हैं, ये डिवाइड हुए हैं डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट की वजह से, पार्टिकल बिहेवियर और वेव बिहेवियर के बेसिस पे हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को डिफाइन किया है। इसकी टेंशन अभी हमें नहीं लेनी है, क्योंकि ये हमारा 12th क्लास में आता है। अभी हमें पढ़ना है सिर्फ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट टॉपिक इसमें हमारा आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको मैं क्लियर कर देता हूं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। चलिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि लाइट जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ये हमारी एक पॉलिश सरफेस से स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद ये जिस मीडियम में पहले ट्रैवल कर रही थी उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। तो इसको हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन हो सकता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड सरफेस। ओके, सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड सरफेस टू द सेम मीडियम इन विच इट वाज ट्रैवलिंग ओरिजिनली, है ना। सो देखिए लाइट क्या है, पहले एयर में ट्रैवल कर रही थी। ये जो लाइट रे है ये कहां ट्रैवल कर रही है, ये सपोज एयर में ट्रैवल कर रही है। ये ट्रैवल करते करते इस मिरर से या कोई भी पॉलिश सरफेस से इसने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद वापस ये एयर में ही आ गई ना, है ना। सो यहाँ पे मीडियम हमारा चेंज नहीं हुआ। मीडियम क्या होता है, जिस भी चीज से लाइट ट्रैवल करती है वो हमारा कहलाता है मीडियम। ओके, सो इसमें हमारा पहला लाइट रे जो था, ये जो लाइट रे आ रही है वो एयर में ट्रैवल कर रही थी और टकराने के बाद वो फिर से एयर में आ गई, तो हमारा मीडियम चेंज नहीं हुआ। वो यहां पे लिख देता हूं, इन रिफ्लेक्शन मीडियम रिमेन्स, इन रिफ्लेक्शन मीडियम रिमेन्स सेम, है ना। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आएगा वो आएगा रिफ्रैक्शन। तो बस मैं उसका थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लेता हूं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। रिफ्रैक्शन में देखिए क्या होता है, रिफ्रैक्शन में हमारा मीडियम चेंज होता है। लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। जैसे सपोज ये हमारा एयर है, यहां पे ये हमारे पास एयर है और नीचे जो मीडियम है ये हमारा सपोज यहां पे पानी है ना। तो ये लाइट रे जो मैं यहाँ पे एरो से शो कर रहा हूं, ये एयर में आ रही थी, राइट। और एयर से ट्रैवल करते करते ये यहाँ पे ये बाउंड्री है एयर और वाटर की, और यहाँ पे टकरा के यहाँ से ये अंदर चली गई, एयर से वाटर चली गई। तो जब भी हमारा मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट रे जो है थोड़ा सा बेंड हो जाता है। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज को हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम चेंज हो जाता है। जब भी हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे तो उसमें हमारा मीडियम बदल जाएगा, जैसे एयर से वाटर में लाइट रे गई है ना। एंड रिफ्लेक्शन में क्या होगा, मीडियम सेम रहता है, एयर से लाइट रे आई और टकरा के इस चीज से वापस एयर में ही चली गई। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग रिफ्लेक्शन बहुत ही ज्यादा आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, आई होप ये तो क्लियर होगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हमारा जो भी डिफरेंस है ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, सो एक बार फिर से डेफिनेशन क्या बता सकते हैं आप रिफ्लेक्शन की, मैं फिर से रिपीट करता हूं। रिफ्लेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ रे ऑफ लाइट
बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम थ्रू विच इट वॉज कमिंग। ठीक है, मीडियम चेंज नहीं होगा रिफ्लेक्शन में, प्लीज ध्यान दीजिए। एंड रिफ्रैक्शन में क्या होगा, मीडियम चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है। रिफ्लेक्शन में कुछ चेंज नहीं होता, ना तो मीडियम चेंज होता है, ना तो वेवलेंथ चेंज होती है, और ना ही स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। क्लियर? चलिए, तो मैं ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो हमारा ओवरव्यू था जिसमें हमने डिफरेंस समझा वो क्लियर हो गया है ना। तो इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट्स को जो है हमने दो तरीके से डिवाइड किया है, दो तरीके से डिफरेंशिएट किया है। एक कहते हैं हम लोग ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, है ना। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट, ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। दे एमिट देयर ओन लाइट। फॉर एग्जाम्पल सन है जैसे, है ना, तो ये सन से इसकी खुद की लाइट बाहर निकल रही है, तो ये हो गए हमारा, ये एक एग्जाम्पल हो गया ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का। अब जैसे हमारे पास एक ट्यूब लाइट है या एक लैंप है, उसको अगर यहाँ पे कहीं पे एक बल्ब जल रहा है तो इसकी खुद की लाइट यहां से निकल रही है ना। तो लैंप और एक बल्ब, ये भी एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। इसके अपोजिट हमारे क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? एक दूसरा हो गया हमारा नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। सो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, है ना। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नाम से देखिए, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो है जो कि खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, खुद की लाइट एमिट करते हैं। जैसे सन हो गया एग्जाम्पल, लैंप हो गया एग्जाम्पल। और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? जो कि खुद की लाइट प्रोड्यूस, वेट, ये देखो अर्थक्वेक तो नहीं आ गया ना, सब सही हो? चलिए, तो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। तो वो क्या करेंगे? अब जैसे देखिए, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो क्या ये ब्लू लाइट प्रोड्यूस कर रहा है? ये ब्लू लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। तो फिर हमें ये दिख कैसे रहा है? तो इसका मतलब कोई ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे सन की लाइट आ रही है, तो सन की लाइट इस शर्ट पे फॉल, इसके ऊपर आ रही है, और ये क्या कर रहा है शर्ट? ये सिर्फ ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती। जैसे एग्जांपल बताइए, जैसे मून, राइट। सो सन से लाइट मून पे आती है, राइट, और मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना। सो मून जो है वो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है जो कि सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल में हमारा हो गया, जैसे हमारा अर्थ है, जैसे हमारा मून है, या आप कोई भी चीज, जैसे ये मेरी शर्ट बोल सकते हैं, अपनी शर्ट बोल सकते हैं, जो भी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है वो हमारा होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। और जो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं हमारे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। आई गेस ये क्लियर है ना। फिर से यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। सो सन और लैंप जो था, ये क्या था? ये थे हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या थे? ये हमारे मून है, अर्थ है, या अपनी शर्ट ले लो, किसी कोई भी चीज ले लो जो खुद की लाइट प्रोड्यूस ना कर रहा। तो आई गेस ये दोनों टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए होंगे कि ऑब्जेक्ट्स को हमने दो तरीके से डिफाइन किया, दो तरीके में डिफरेंशिएट किया, ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस। बेस्ड ऑन व्हाट? क्यों हमने डिफरेंशिएट किया है? ये हमने डिफरेंशिएट किया है कि क्या वो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं या नहीं। वेरी सिंपल। तो आई गेस ये टॉपिक हमारा क्लियर होगा, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हमारा। चलिए, इसको इरेज कर देता हूं मैं। चलिए, अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो हमें समझ आया, क्या होता है रिफ्लेक्शन समझ आ चुका है हमें अच्छे से, तो फिर से बाबा रिपीट करके टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम लोग जाते हैं रेगुलर एंड, दूसरा मार्कर ले लेता हूं यार, चलिए। सो रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है। अब देखिए ये क्या है, सपोज हमारे पास एक सरफेस है जो कि एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन सरफेस। अब इस पे अगर
एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है। ये क्या है? बीम ऑफ लाइट क्या होती है? बीम ऑफ लाइट होती है जब बहुत सारे लाइट रेज एक बंडल की फॉर्म में होते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं एक बीम ऑफ लाइट। और ये क्या है? एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। मतलब ये सारे रेज जो इस सरफेस पे फॉल कर रहे हैं, ये सारे रेज पैरेलल हैं। तो जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक स्ट्रेट सरफेस पे, एक प्लेन सरफेस पे फॉल करती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये पैरेलली ही रिफ्लेक्ट होती है ना? तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना? सो क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन? मैं फिर से रिपीट करता हूं। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन सरफेस, इट रिफ्लेक्ट्स टू गिव अ पैरेलल रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट। तो ये हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होगा? देखिए, अगर सरफेस हमारा इस तरीके से इररेगुलर सरफेस है, मतलब रफ सरफेस है, अभी इसके ऊपर सपोज हमने ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यहाँ पे इसके ऊपर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल कर रही है, तो अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? क्या ये इस तरीके से पैरेलली आउट जाएगी? नहीं। कोई रे हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई रे इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई रे इस डायरेक्शन में जाएगा। ये हम कहते हैं इस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना? तो ये दो तरीके के रिफ्लेक्शन है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, जो कि मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाने के बाद पूछूंगा। क्वेश्चन मैं पहले से बता देता हूं जिससे आप सोच पाए, ठीक है? देखिए, यहां पे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पहले पढ़ेंगे। हमें बताना है कि क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में फॉलो होते हैं या नहीं, ठीक है? तो वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले ये क्लियर हो गया या नहीं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारा क्लियर हो गया है, आई गेस, ठीक है? चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको मैं इरेज कर लेता हूं पहले। चलिए, तो बहुत सिंपल टॉपिक होगा, सब सिंपल लग रहा होगा, आप ध्यान से सुनते जाइए। सब फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना? तो अब हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? तो सिंपल देखिए, तो जब भी किसी भी सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, लाइट आके टकरा के वापस जा रही है, जब भी किसी सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कुछ रूल्स हैं जो हमेशा फॉलो होते हैं, है ना? उन्हीं रूल्स को कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने रूल्स हैं? 2 रूल होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के, लेकिन वो रूल्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग सीखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले, ठीक है? क्या है बेसिक टर्म्स? हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा इंसिडेंट रे क्या होता है, ठीक है? फिर हम लोग पढ़ेंगे हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, है ना? मतलब दिख रहा होगा अच्छे से। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा नॉर्मल क्या होता है और हमारा रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंड एट द लास्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एक और टॉपिक में ऐड कर देता हूं, ग्लैंसिंग एंगल, राइट? सो हमें ये सारे टॉपिक्स पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। चलिए, तो मैं एक डायग्राम साइड में बनाता हूं, उसके थ्रू मैं आपको ये सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? तो जैसे ये दिख रहा है ना, चलिए, तो जैसे ये हमारा मिरर है ना? ये शेडिंग क्यों करते हैं हम लोग? ये शेडिंग रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा सरफेस हमारा पॉलिश्ड है, ठीक है? मतलब अगर शेडिंग इस तरफ है, तो इस तरफ से सारी लाइट जो भी इसके ऊपर आएगी वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इधर से लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है? तो इसलिए हम लोग इस तरीके से शेडिंग की तरह शेडिंग करके मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो ये प्लेन मिरर है, तो इस तरीके से इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब देखिए, इंसिडेंट रे क्या होता है, ये पहला टॉपिक हमारा। जो भी रे हमारा मिरर के ऊपर फॉल कर रहा है ना, उसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। नाम से ही देखिए, नाम क्या है? इंसिडेंट। सो वट एवर रे इज इंसिडेंस ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, IR से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं शॉर्टकट यहां पे। तो ये रे, ये लाइट रे है जो कि हमारा इस मिरर पे फॉल कर रहा है, तो इसलिए इस लाइट रे को हमने क्या कहा? इंसिडेंट रे, ठीक है? अब देखिए, मिरर के किस पॉइंट पे टकरा रहा है? इस पॉइंट पे टकरा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ये हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा यार आपको, तो देखिए मैं ऐसे ही बोल के बता देता हूं आपको कि जिस भी पॉइंट पे हमारी इंसिडेंट रे मिरर से टकरा रही है वो पॉइंट हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैंने POI लिख दिया है शॉर्टकट में, उसका फुल फॉर्म इधर है, पॉइंट ऑफ। अरे भैया बार बार अर्थ को आ रहा है यार, क्या हो गया चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं इसको अच्छे से सेटल अप कर दूंगा, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। चलिए ठीक है, तो हमारा इंसिडेंट रे समझ आया था आपको। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे मिरर से स्ट्राइक करता है वो हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए, जब भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, है ना, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे घर से स्कूल कितनी दूर है, तो हमने क्या बोला, मैंने अपने घर को एक रेफरेंस मान लिया। मैं कोई भी डिस्टेंस अपने घर से मेजर करता हूं, है ना। तो ऐसे ही एंगल मेजर करने के लिए हम एक पॉइंट तो नहीं चूज कर सकते। एंगल मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें एक रेफरेंस लाइन चूज करनी होती है। तो इसीलिए एक रेफरेंस लाइन हमें चूज करनी है। तो वो रेफरेंस लाइन हमारी कहलाती है इस केस में नॉर्मल। नॉर्मल का क्या मतलब होता है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, है ना। तो हम लोग एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, जो कि होता है परपेंडिकुलर टू मिरर। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। मैं यहां पे एन से डिनोट कर रहा हूं। क्या यूज है इस नॉर्मल का? इस नॉर्मल का यूज है कि हम लोग एंगल्स मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये इंसिडेंट रे आई, यहां पे टकराई, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैंने एक परपेंडिकुलर टू द मिरर बनाया, वो हमारा कहलाता है नॉर्मल टू द मिरर, ठीक है। और फिर ये सपोज ये इंसिडेंट रे मिरर से टकरा के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली गई, तो ये क्या है? ये हमारा कहलाता है रिफ्लेक्टेड रे, जो कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं RR से, है ना। सो जो भी रेज मिरर से टकरा के वापस जा रही हैं वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। जो भी रे मिरर से टकरा रही हैं वो कहलाती है इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे टकरा रही हैं वो पॉइंट कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पॉइंट पे जब हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं, जो परपेंडिकुलर बनाते हैं, वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो आई गेस आपको इंसिडेंट से क्लियर है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्लियर है, नॉर्मल क्लियर हो गया होगा, रिफ्लेक्टेड रे क्लियर हो गया होगा, है ना। सो ये 4 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जिसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल, है ना। तो देखिए, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है। कितना एंगल है? जितना भी एंगल है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो नॉर्मल का क्या काम है? नॉर्मल हमारा काम करता है एंगल मेजर करने का। कैसे एंगल मेजर किया? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिंपल, बहुत इजी है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपली, आप जब एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ गए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप खुद से भी बता सकते हैं। एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये रिफ्लेक्टेड रे है हमारा, ये नॉर्मल है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कहलाता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एंगल R से, है ना। सो आई गेस आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी समझ आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझ आ गया। एक और टॉपिक है ग्लैंसिंग एंगल, है ना। ग्लैंसिंग एंगल क्या होता है? जैसे ये देखिए, ये हमारा इंसिडेंट रे इस तरीके से आया, तो ग्लैंसिंग एंगल की डेफिनेशन होती है एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द मिरर, है ना। तो इंसिडेंट रे मिरर से कितना एंगल बना रहा है? ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा मिरर है। तो इंसिडेंट रे मिरर से कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल हमारा कहलाता है ग्लैंसिंग एंगल, ठीक है। सो आई गेस ये टॉपिक्स क्लियर है। मैं एक बार जस्ट 1 मिनट में जल्दी से क्विक रिवीजन देता हूं। कोई भी रे जो कि मिरर से टकरा रही है वो रे कहलाएगी हमारी इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे हमारी इंसिडेंट रे टकरा रही है वो कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग मिरर के एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, वो परपेंडिकुलर लाइन हमारा कहलाता है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल का काम होता है एंगल्स मेजर करने के लिए। फिर जो भी रे मिरर से टकरा के वापस जा रही है वो कहलाता है रिफ्लेक्टेड रे।
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल था हमारा ग्लैंसिंग एंगल। सो ये सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए हैं, राइट। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए तो मैं इसको इरेज करता हूं, तो आप अपने माइंड में ये सारी चीजें रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। लेट्स क्लियर दिस आउट, इसको क्लियर कर देता हूं। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, पहला लॉ क्या कहता है हमारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहां पे एक मिरर लिया है ना, सपोज ये हमारा इस तरीके से इंसिडेंट रे आया जो कि 30 डिग्री बना रहा है नॉर्मल से, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंसिडेंट रे है। कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैंने यहाँ पे IR लिख दिया। सो इंसिडेंट रे नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो रे सपोज रिफ्लेक्ट होके, इसको स्ट्रेट बना देता हूं, रे रिफ्लेक्ट होके सपोज इस डायरेक्शन में गए, तो हमें सपोज निकालना है कि कितने एंगल होगा ये। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, वो भी हमारा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग 30 डिग्री होना चाहिए, है ना। सो फर्स्ट लॉ तो बहुत सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए तो जैसे एक सिंपल सा ऐसे बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, फिर भी बता देते हैं। चलिए सो सपोज ये हमारे पास मिरर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वी हैव एन इंसिडेंट रे विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर। ये क्या है 30 डिग्री, या इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे को कि द ग्लैंसिंग एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे इज 30 डिग्री, है ना। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। क्वेश्चन में यहां पे लिख दूं क्या, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ये हमारा क्या होगा, ये स्ट्राइक कर रहा है मिरर को, तो ये हमारा है इंसिडेंट रे, ये हमारा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या करते हैं हम लोग इंसिडेंट एंगल निकालने के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो एक परपेंडिकुलर सिंपल सा ड्रॉ कर दीजिए, है ना। अब ये जो एंगल होगा ये हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब देखिए ये क्या है, ये नॉर्मल है ना, दिस इज नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल है, इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना होगा हमारा 90 डिग्री। सो ये 30 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस 30 60। तो इसका मतलब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा है 60 डिग्री। क्लियर है आई गेस, ये दिख नहीं रहा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा है 60 डिग्री। अब देखिए यहां से रे रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली गई, तो रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, हमें फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। से ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 60 प्लस 60 120। तो 120 डिग्री इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज। ये हमारा है फर्स्ट लॉ। देखिए मैं ऑलवेज पे फोकस कर रहा हूं, क्यों फोकस कर रहा हूं अब आप बताइए। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, इसको क्लियर करता हूं फिर बताता हूं कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉट, है ना। कब होता है फिर से याद कीजिए, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, जब हमारा सरफेस इररेगुलर है, हमारे पास ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। जैसे मैं दो ही रे बनाता हूं, एक रे मैंने ये बनाई और सपोज एक दूसरी पैरेलल रे मैं बना देता हूं आपकी इधर बना देता हूं, ठीक है। ये दोनों रेज हमारी इंसिडेंट रेज हैं, दोनों पैरेलल है ना। तो अभी देखिए इस केस में भी, इन द केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑल्सो,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे? तो देखिए इस रे की बात करते हैं, रे 1 की, है ना। ये रे इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक, इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, तो हम इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा इस रे के लिए? ये, ठीक। तो इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा इतना ही होगा जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इसीलिए ये इस तरीके से चली गई, ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है। अब देखिए ये दूसरा इंसिडेंट रे जो है, ये स्ट्राइक कर रहा है इस टाइप के सरफेस पे। इस टाइप के सरफेस पे अगर हम यहाँ पे नॉर्मल बनाएं तो वो इस तरीके का कुछ आएगा, है ना। ये देखिए हमारा टेंजेंट है सरफेस का, तो इसके परपेंडिकुलर इस तरीके का हमारा नॉर्मल होगा। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ही अलग हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और है, जिसकी वजह से इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कुछ और होगा, है ना। देख सपोज ये 30 डिग्री है और ये हो गया हमारा 10 डिग्री, तो इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 था, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 है, इसलिए ये इधर चला गया, ठीक। लेकिन ये जो दूसरी रे थी जो इसके पैरेलल थी, वो दूसरे पॉइंट पे टकराई। उस पॉइंट पे हमारा नॉर्मल इस डायरेक्शन में है और एंगल बिटवीन दिस रे एंड द नॉर्मल इज 10 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस रे के लिए कितना है? 10। तो रिफ्लेक्टेड रे का भी जो नॉर्मल से एंगल होगा वो भी होगा 10। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है कि नहीं? इसके लिए भी वैलिड है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके लिए भी वैलिड है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए क्योंकि दोनों के इंसिडेंस एंगल अलग अलग हैं। क्लियर? सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड इवन इन केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हर केस में वैलिड होता है वो। क्लियर? चलिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि, मैं पहले लिख देता हूं, इट सेज इंसिडेंट रे, reflected ray and normal at point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane। ठीक है, अभी इसको मैं एग्जांपल आपको एक बुक से देख के इस तरीके से बताता हूं, आपको समझ तभी आएगा। सपोज ये हमारा सपोज कि हमारा जो है ये हमारा मिरर है ना। एक सेकंड, सपोज ये सरफेस जो है ये हमारा मिरर का सरफेस है और एक लाइट रे इस तरीके से इस पे फॉल कर रहा है ना। ये आप समझ लीजिए ये बुक ऐसी है, या मैं दूसरा कार्ड लेता हूं। चलिए, सो सपोज ये हमारा मिरर का सरफेस है, ये कार्डबोर्ड मैंने लिया है ना। तो ये हमारा क्या है? मिरर। इस तरीके से इस पे एक इंसिडेंट रे फॉल कर रही है ना। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल होगा और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों किस प्लेन में है? ये इस प्लेन में है ना। और मिरर का प्लेन क्या है? ये। तो ध्यान क्या रखनी है कि दीज थ्री थिंग्स, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इस प्लेन पे है और प्लेन ऑफ मिरर जो है वो परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आई गेस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है। फिर से रिपीट करता हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और ये प्लेन क्या है? ये प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर होता है। क्लियर? तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्लियर हो गया है। अभी मैं इसको इरेज करता हूं और एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या है? ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिएगा फिर से। कि ये जो हमारा मिरर है वो एक इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन पे बनाया गया है ना। ये एंगल हमारा है 30 डिग्री। क्लियर? एक रे जो कि पैरेलल टू दिस ग्राउंड सरफेस, ये हमारा ग्राउंड है, एक इंसिडेंट रे आता है और मिरर को इस तरीके से स्ट्राइक करता है। अब हमें बताना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे।
फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये फाइंड आउट करना है ना। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है भाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर। तो ये देखिए हमने एक इस तरीके से परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा हो जाएगा ये। क्लियर। अब देखिए ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ये क्या आता है। ठीक है, सो ये एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, अल्टरनेटिंग एंगल्स। तो ये 30 है तो ये 30 हो गया। अब देखिए ये प्लस ये तो नॉर्मल है ना, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल होगा 90 डिग्री। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा है 60। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये भी हो जाएगा हमारा 60। तो इसका मतलब द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 120 डिग्री। तो इसका भी आंसर आपका 120 डिग्री हो गया, है ना। तो क्लियर करते हैं, चलिए इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। क्लियर है ना, फिर से देख लीजिए। देखिए ये हमारा मिरर था इंक्लाइंड, यहाँ पे मैंने शेडेड पोर्शन से दिखाया है। इंसिडेंस रे आई पैरेलल टू ग्राउंड, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैंने नॉर्मल बनाया। एज ये एंगल 30 डिग्री गिवन था, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा मैथ्स की प्रॉपर्टी से। अब ये 30 है एंड ये प्लस ये कितना था 90, क्योंकि ये नॉर्मल है, तो इसलिए ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस 30 60। सो हमें पता लग गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, सो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 होगा। सो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नाउ 120 डिग्री, है ना। तो मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस के नेचर, है ना। हम लोग पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को हमने डिवाइड किया है दो टाइप्स पे, रियल ऑब्जेक्ट्स और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। इमेज को भी हमने दो तरीके से डिफरेंशिएट किया है, एक होता है हमारा रियल इमेज और एक होता है हमारा वर्चुअल इमेज। ठीक है, अभी देखते हैं आखिर इन सब में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट थिंग है हमारा रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, सपोज ये हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट अगर बाहर की तरफ जा रही है तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कहलाता है रियल ऑब्जेक्ट, है ना। इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या कह सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट फ्रॉम विच इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग आउट। क्लियर। सो जैसे हमारे पास एक बॉटल है या कुछ भी चीज रखी हुई है, जैसे यहाँ पे एक बुक रखी हुई है, तो हम बुक को कैसे देख पा रहे हैं, बुक के ऊपर जो भी लाइट रे हमारी फॉल कर रही है वो सब बुक से टकरा के रिफ्लेक्ट कर रही है, राइट। और वो जब रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आईज तक पहुंचती हैं तो हमें वो बुक दिखती है। तो सपोज ये पॉइंट, ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, सपोज ये बुक है, तो इस बुक से इंसिडेंट रेज इस तरीके से बाहर की तरफ आ रही है ना, डाइवर्ज कर रही है ना, तो ये हमारा एक रियल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, सो सपोज ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक। एक इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है और एक इंसिडेंट रे हमारे पास इस तरीके से आ रही है, ये तो हमारे पास इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब सपोज ये मिरर यहां पे नहीं होता तो क्या होता, ये दोनों इंसिडेंट रेज यहां पे कहीं पे जाके मिलती, ठीक। बट अभी मिरर की वजह से क्या ये यहां पे मिल पाएंगी, नहीं। बट होगा क्या, ये इंसिडेंट रे यहां से टकरा के इधर आ जाएगी, ये इंसिडेंट रे यहां से टकरा के इधर आ जाएगी और ये दोनों कहीं यहां पे आके मिल जाएंगे, है ना। इस केस में इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यों, अभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, द पॉइंट एट विच, ये क्या है, ये पॉइंट है, पॉइंट एट विच इंसिडेंट रेज अपीयर टू कन्वर्ज, है ना। वो पॉइंट जहां पे ऐसा लगता है जैसे इंसिडेंट रेज जाकर मिल रही हैं, लेकिन एक्चुअल में मिल रही है क्या, एक्चुअल में इंसिडेंट रेज यहां पे नहीं मिल रही हैं, ठीक है।
लेकिन हमें लग रहा है जैसे इंसिडेंट रेज अगर अलाउ किया जाता इंसिडेंट रेज को, अगर मिरर नहीं होती तो वो यहां जाके मिल जाती, तो वो पॉइंट हमारा कहलाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मैं नीचे लिख देता हूं, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट फ्रॉम विच इंसिडेंट रेज डाइवर्ज, है ना। और ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट एट विच इंसिडेंट रेज अपीयर टू कन्वर्ज। देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं अपीयर टू कन्वर्ज, बिकॉज एक्चुअल में इंसिडेंट रेज यहां पे नहीं मिल रही हैं, राइट। सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है हमारा पॉइंट एट विच इंसिडेंट रेज अपीयर टू कन्वर्ज। रियल ऑब्जेक्ट होता है हमारा पॉइंट फ्रॉम विच इंसिडेंट रेज डाइवर्ज, है ना। अब देखते हैं हम लोग इमेजेस के बारे में। इमेजेस को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। पहला हम लोग देखते हैं रियल इमेज। अब देखिए ये इंसिडेंट रेज थी, इसी डायग्राम से मैं रियल इमेज भी समझाता हूं। ये हमारी दो इंसिडेंट रेज आ रही थी, ये मिरर से टकराई और टकराने के बाद ये इस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज दोनों आके मिल गई, ठीक। अभी सपोज मैं यहाँ पे अपना हाथ रखता हूं, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मेरे हाथ पे आके एक पॉइंट बनाएगी, हाथ पे आके यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा इमेज दिखेगा, वो इमेज हमारा कहलाएगा रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है, जब भी रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में किसी पॉइंट पे आके मिलती हैं तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रियल इमेज। जैसे हम सब ने वो किया होगा ना, आप लोग जैसे सपोज आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास को आप धूप में लेके खड़े हो जाओ, फिर धूप में लेने से आप एक हाथ में एक पेपर भी रख लो, है ना। तो आप जब इस तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे हिलाएंगे तो एक बार क्या होगा, पेपर पे एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा। वो ब्राइट स्पॉट क्या है एक्चुअली, वो रियल इमेज ऑफ सन है। मैं उसका थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ अगर आपको समझ आए। सपोज ये हमारे पास लेंस है इस तरीके से, सपोज ये लेंस है, ये आपने यहाँ पे पेपर रख रखा है, तो जो रेज सन से आ रही हैं वो इस लेंस से क्रॉस करने के बाद, पास करने के बाद एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती हैं, एक्चुअली में कन्वर्ज हो जाती हैं। ये एक्चुअली रियल इमेज ऑफ सन होता है, ठीक है। सो रियल इमेज क्या होता है, व्हेनेवर रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। सो मैं ये इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग बहुत ज्यादा डायग्राम से कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बस डायग्राम्स यहाँ पे फिर से बनाता हूँ और डेफिनेशंस लिखता हूँ, ठीक है। रियल इमेज क्या होता है, डेफिनेशन लिख देता हूँ, पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज में उसका एग्जांपल आप देखिए, इसको डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। वर्चुअल इमेज क्या है, सपोज ये हमारे पास इस तरीके से एक, ध्यान से सुनिएगा, सपोज ये हमारे पास एक मिरर है और ये हमारे पास एक छोटू सा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, इमेज बनाने के लिए हमें बस मिनिमम दो रेज तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो एक रे मैं सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे ले जाता हूँ स्ट्रेट, ठीक है। ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये क्या होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बता सकते हैं आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा हमारा यहाँ पे 0, क्योंकि नॉर्मल भी हमारा इसी पॉइंट पे आएगा, है ना, इसी लाइन के अलोंग आएगा। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे इस रे के लिए 0 है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0। इसका मतलब ये रे चले जाएगी हमारी वापस इस डायरेक्शन में, ठीक। दूसरी रे मैं ले जाता हूं इस डायरेक्शन में, ठीक। ये दूसरी रे ऐसे गई तो अब क्या होगा, ये मान लीजिए कुछ थीटा एंगल पे टकराई होगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, ये हमारा नॉर्मल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा थीटा होना चाहिए। अब देखिए हमारी एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे इधर ऊपर जा रही है। क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे ना। तो इसका मतलब क्या रियल इमेज बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो जब भी हमारा रियल इमेज नहीं बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे, इस रिफ्लेक्टेड रे को आप पीछे प्रोड्यूस कीजिए,
इस रिफ्लेक्टेड रे को भी आप पीछे प्रोड्यूस कीजिए। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों जो हमने प्रोजेक्ट किया है पीछे वो मिल रहे हैं, वो हमारा कहलाता है वर्चुअल इमेज। क्यों कहलाता है वर्चुअल इमेज? अब देखिए, सपोज आप जो है आप इसको इधर से देख रहे हैं, ये है आपकी सुंदर सी आंख, ठीक है, ये आपकी आंख है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आई, राइट। सो हमारा एक रिफ्लेक्टेड रे ये जा रहा है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये जा रहा है, राइट, जो कि कभी मिलने नहीं वाला। इसका मतलब रियल इमेज हमारी नहीं बनेगी। लेकिन आप यहां से देख रहे हैं तो आपको क्या लगेगा कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस ऑब्जेक्ट से नहीं आ रही बल्कि इस पॉइंट से आ रही है। जैसे देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि इस पॉइंट से ये दोनों रेज इस तरीके से आ रही हैं। तो आपको, आपकी आंख को ऐसा लगेगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस जगह पे रखा हुआ है ना, जबकि एक्चुअली वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज। जब भी आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं, राइट, तो जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको कौन सी इमेज दिखती है? आपको वर्चुअल इमेज दिखती है। आपको लगता है कि रेज जो है वो मिरर के पीछे से आ रही है। क्यों दिखता है? क्योंकि ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, एक्चुअल में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज होती है, मैंने यहाँ पे बस 2 बनाया। तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये इस तरीके से डाइवर्ज होती हैं कि हमें लगता है कि वो इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, इसलिए हमें वहां पे वर्चुअल इमेज दिखने लगता है। क्लियर? सो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस समझ आया? एक बार मैं फिर से सम अप करता हूं। रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज हमारा वो पॉइंट है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली जाके मिल जाती है ना। ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, यहां पे दोनों आके टकरा के मिल गया, तो ये हमारा हो गया रियल इमेज। रियल इमेज पे अगर इस पॉइंट पे मैं अपना हाथ रखूंगा तो जो इमेज है वो मेरे हाथ पे, या अगर मैं यहाँ पे व्हाइट पेपर रख दूं तो स्क्रीन पे हमारा आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। आप मिरर के पीछे जाके थोड़ी ना स्क्रीन रखेंगे, और अगर आप रखने की कोशिश भी करें तो क्या यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है? क्या नहीं मिल रही। अब मिरर के पीछे जाइएगा कैसे? पहली बात, कॉमन सेंस है ये तो, है ना। तो रिफ्लेक्टेड रेज जब भी हमारी नहीं मिलती हैं, हम लोग उसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं। जिस पॉइंट पे हमारा ये दोनों प्रोजेक्शंस मीट करते हैं वो पॉइंट हमारा कहलाता है वर्चुअल इमेज। क्लियर? सो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन the reflected rays actually meet at a point, and virtual images are formed when we produce the reflected rays back. Clear? चलिए, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये बहुत ही बुरा हुआ, हमारा मोबाइल ही गिर गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको क्लियर करते हैं। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ मिरर्स। आपके जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालते रहिए, जिससे हम लोग उसको बाद में क्लियर कर सके। सो हमारे टाइप्स ऑफ मिरर्स है ना। सो देखिए, एक हमारे पास होते हैं प्लेन मिरर्स, सेकंड टाइप हो गया हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स, है ना। प्लेन मिरर तो हम पढ़ चुके हैं, राइट। स्फेरिकल मिरर्स का देखते हैं। स्फेरिकल मिरर्स के एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद हम लोग फिर से प्लेन मिरर पे जाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, है ना। जस्ट अभी मैं ब्रीफ दे देता हूं स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, कॉनकेव मिरर्स और दूसरा होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, सपोज हमारे पास एक स्पून है, या जो पहले मैं डायग्राम से बनाता हूं, स्पून तो अभी मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए, तो कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं वो इस टाइप के दिखते हैं। क्या है ये? सपोज हमारे पास एक स्पून है, तो स्पून के उस पोर्शन पे, जिस पोर्शन पे आप खाना रखते हैं, राइट, वो पोर्शन जो है हमारा वो कॉनकेव सरफेस है। उसमें जो इस टाइप का पोर्शन, ये जो पोर्शन है इनवर्ड पोर्शन, वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना। कॉन्वेक्स मिरर्स में उल्टा होता है। इसमें हमारा स्पून को आप उलट दीजिए, स्पून को आप उल्टा कर दीजिए, तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो हमारा कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो जब भी हमारा ये बाहर वाला उल्टा वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है तो हमारा वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा, और जब भी हमारा अंदर वाला पोर्शन जिसमें हम लोग खाना रखते हैं वो वाला पोर्शन अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो हमारा कहलाता है कॉनकेव मिरर्स।
तो अब देखिए हम लोग कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर्स डेली लाइफ में हम लोग ये सब बहुत देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं जरा वो देखिए। कॉनकेव मिरर सबसे पहले देखिए, कुछ मिरर्स होते हैं ना, जैसे हम लोग शेविंग, अगर आप लोग कोई शेव करते हैं, नहीं तो मेकअप किट्स में जो मिरर्स आते हैं जिसमें देखने पे हमें अपना फेस बहुत ही बड़ा दिखता है ना, वो मिरर्स होते हैं हमारे कॉनकेव मिरर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉनकेव मिरर्स का एग्जाम्पल, यहाँ पे शेविंग मिरर्स। क्यों बड़ा दिखता है पिक्चर हमारा, हमारी इमेज हमें क्यों बड़ी दिखती है, वो हम लोग जब रे डायग्राम्स देखेंगे और जो प्रॉपर्टीज देखेंगे तब हम लोग हमें पता लग जाएगा कि हमें आखिर इमेज बड़ी क्यों दिखती है। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल बस मैं बता रहा हूँ कि कॉनकेव मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जो हम लोग शेविंग के टाइम पे या मेकअप के टाइम पे देखते हैं, जिसमें हमें अपना फेस बड़ा दिखता है, वो कहलाता है हमारा, वो होते हैं हमारे कॉनकेव मिरर्स। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, डेंटिस्ट, राइट। जब हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अगर आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि उनके पास एक छोटा सा मिरर होता है जो आपके वो दांत में इस तरीके से देखते हैं ना, घुसाते हैं। तो वो क्या होता है, उससे हमें हमारे टीथ की बड़ी इमेज हमारे डॉक्टर्स को दिख पाती है ना। वो भी हमारे पास वो कॉनकेव मिरर्स ही होते हैं, छोटे छोटे। क्लियर। और कहाँ होता है, व्हीकल के हेडलाइट्स में, व्हीकल के हेडलाइट्स में कॉनकेव मिरर्स ही होते हैं। जैसे ये हमारा हेडलाइट है, तो सपोज यही एक मिरर है, यहाँ पे हमारी एक बल्ब रखी जाती है जिससे लाइट रेज इस तरीके से निकलती हैं और फिर जाके पैरेलल हो जाती है। कहाँ रखी जाती है, वो फोकस पे रखी जाती है, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग स्फेरिकल मिरर्स डिस्कस करेंगे। ओके, अभी बस इतना ही देख लीजिए कि कॉनकेव मिरर्स हमारे इन 3 जगहों पे मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं। और भी बहुत जगह होते हैं, लेकिन एग्जांपल्स आप फिर खुद से सर्च करके हमें कमेंट पे बताइए, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर्स क्या होते हैं, एग्जांपल तो आपने देख ही लिया, चम्मच को उल्टा कीजिए, जो आउटर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। आप अगर कभी साइंस म्यूजियम पे गए होंगे तो कुछ जगह होती है ना, कुछ मिरर्स होते हैं जिसमें आपकी इमेज जो है बहुत ही छोटी सी दिखती है, राइट। वो मिरर्स हमारे कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। मोस्ट कॉमनली कहाँ यूज होते हैं, हम सबकी व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं ना, जो हम साइड में पीछे की व्हीकल्स देखने के लिए यूज करते हैं, वो सारे मिरर्स हमारे कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, रियर व्यू मिरर्स आर ऑल, दिख नहीं रहा होगा आपको, रियर व्यू मिरर्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, ठीक है। और कहाँ यूज होते हैं, हम लोग जैसे पार्किंग एरियाज में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो इस टाइप के मिरर्स लगे रहते हैं जहां पे हम लोग, या जब भी कोई ऐसे कॉर्नर आता है ना, हमारा बहुत ही अच्छा सा कॉर्नर आता है जहां हमें उस तरफ का कुछ नहीं दिखता, तो उन कॉर्नर्स पे हमारे कॉन्वेक्स मिरर्स लगे रहते हैं, जिससे हमें बहुत सारे व्हीकल्स पीछे के दिख जाते हैं, है ना। तो वो वाइड एंगल मिरर्स कहा जाता है उन मिरर्स को, वो भी हमारे कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वाइड व्यू मिरर्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, ठीक है। चलिए, ये तो सही है। अभी हम लोग वापस जाते हैं, तो आई गेस आपको एग्जाम्पल्स तो क्लियर हो गए होंगे कि बेसिकली हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो वापस हम लोग जाते हैं प्लेन मिरर्स पे और पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। बहुत सिंपल है, हम लोग इस बचपन से 6-7 क्लास से आप लोग पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसको डील जरूर करते हैं। टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ओके, चलो, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। लाइक सपोज ये प्लेन मिरर यहाँ पे रखी हुई है, अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं 5 मीटर, तो आपकी इमेज भी मिरर के 5 मीटर पीछे होगी। इसको तो ऐसे आप चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे वापस इस तरीके से आ गया। दूसरा रे सपोज हमारा ऐसा गया, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट्स से थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा इस यहाँ पे थीटा होगा। तो ये हमारा दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ऊपर जा रहा है, ये क्या कभी मिलेगा, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब रियल इमेज कभी बनेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमें
वर्चुअल इमेज मिलेगी, जो कि हमें कैसे पता लगेगा, इसको पीछे प्रोड्यूस करके। तो हमने इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे प्रोड्यूस किया, इस पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये हमारा है वर्चुअल इमेज, है ना। अब देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, क्लियर। लेट्स से कि ये डिस्टेंस हमारा x है, ठीक। अब ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल 90 था, राइट। सो इफ दिस इज थीटा, ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक। अब देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये भी हमारा होगा थीटा। सिमिलरली ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, ठीक। तो आप देखिए ये 90, ये थीटा, ये एंगल कितना हो गया, ये भी हो गया 90 माइनस थीटा। तो अगर आप इन दो ट्राइंगल्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें एक साइड तो कॉमन है, ये वाली साइड, राइट, और बाकी सारे एंगल्स इसके सेम है। इसका मतलब कह सकते हैं ना कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ये साइड लेंथ इज इक्वल टू दिस साइड लेंथ। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस जो है वो x है, तो इमेज का भी मिरर से डिस्टेंस कितना होगा, x। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर is equal to object distance from mirror, क्लियर। सो ये हमारे हो गए फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हमारे इमेज का साइज जो है वो भी बिल्कुल हमारे जितना ही होगा। जैसे सपोज आप मिरर में, प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो जो आपकी इमेज होती है वो भी आपके जितनी ही होती है ना। लाइक सपोज इसको मैं एग्जांपल में देख के बताता हूँ कि सपोज एक पर्सन है जिसका हाइट जो है कितना है, लेट्स से इसका हाइट है, छोटा बच्चा है, चलिए 150 सेंटीमीटर, काफी छोटा हो गया ये तो 150 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर का लेट्स से ये बच्चा है इस, और ये जो है ये 5 मीटर्स अवे खड़ा है इस मिरर की, है ना। सो इसका जो इमेज होगा वो कितनी दूर बनेगी, जो इसकी इमेज होगी वो भी 5 मीटर बिहाइंड द मिरर बनेगी, और जो इमेज की लेंथ होगी वो भी 200 सेंटीमीटर ही होगी, है ना। सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द साइज ऑफ द इमेज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। जैसे सपोज मैं इस तरीके से खड़ा हूं मिरर के सामने, तो मिरर में जो आपका राइट हैंड है वो आपको लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट हैंड आपको राइट दिखेगा। इसको कहते हैं हम लोग लेटरल इन्वर्जन, है ना। सो फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बोथ आर फ्रॉम मिरर, है ना। डिस्टेंस जो है हम लोग मिरर से कैलकुलेट करेंगे। दूसरा था size of image is equal to size of object, और लास्ट प्रॉपर्टी थी कि image formed is laterally inverted। laterally इस प्रॉपर्टी को, जिसमें आपका राइट लेफ्ट बन जाता है, वो प्रॉपर्टी हमारा कहलाता है lateral inversion। so image formed is laterally inverted। laterally inverted का मतलब मैं लिख देता हूं right becomes ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। बचे हुए टॉपिक्स हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। हमें बहुत कुछ अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। क्या पढ़ना है मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। अगर हमारी मिरर मूव कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट में मूव कर रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, हम लोग ये निकालने की कोशिश करेंगे। और फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर्स भी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, जो बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से करते हैं, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन क्या है। सपोज ये हमारे पास मिरर है, राइट। ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा लड़का है, सुंदर सा लड़का, बहुत ही खुश है, छुट्टियां मिली हुई है इसको, है ना। ये जो है ये 20 मीटर्स अवे खड़ा था मिरर से, है ना।
क्वेश्चन है कि अच्छा, ये दीप संधू का एक कमेंट आया है कि साइज में डिफरेंट होता है ऑब्जेक्ट में, क्वेश्चन मार्क। नहीं, अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज जितना भी है उतना ही इमेज का भी साइज होगा। आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे जाके खड़े होके देखिए, आपका जो इमेज होगा ड्रेसिंग टेबल में वो बिल्कुल आपके जितने ही बड़ा होगा, है ना। तो क्वेश्चन में यहाँ पे नीचे लिख देता हूं कि हाउ मच डिस्टेंस शुड, दिख रहा है ना, हाउ मच डिस्टेंस शुड ही मूव, कितना डिस्टेंस इसको मूव करना चाहिए, सच दैट ही इज 10 meters अवे फ्रॉम हिज इमेज, है ना। तो क्वेश्चन में एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो इंसान था, ये जो लड़का था, ये इनिशियली 20 मीटर अवे खड़ा था इस मिरर से, है ना। एंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस इस बंदे को मूव करना चाहिए सच दैट फाइनल पोजीशन में इस पर्सन और इसकी इमेज, है ना, फाइनल पोजीशन में इस पर्सन और इसकी इमेज, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए 10 मीटर्स। सो लेट्स से हम लोग इसका आंसर इस तरीके से करते हैं कि मान लो ये x डिस्टेंस इधर मूव किया, है ना, x डिस्टेंस मूव करके ये इंसान इधर खड़ा हो गया, तो इसका इमेज किधर होगा, इसका इमेज इधर बनेगा। अगर ये 20 है, ये x है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा हमारा, ये डिस्टेंस होगा हमारा 20 माइनस x, है ना। सो अभी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये मिरर से 20 माइनस x डिस्टेंस पे खड़ा है, तो इसकी जो इमेज होगी वो कितनी दूर होगी, वो भी फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इस इमेज की भी डिस्टेंस मिरर से होगी 20 माइनस x, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों, इसका ऑब्जेक्ट और इसके इमेज, है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, 10। इसका मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि ये टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है, 10 मीटर्स। ये डिस्टेंस कितना है, देखिए 20 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 10। तो मैं इधर लिखता हूँ 20 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स कितना है, 10। और हम लोग लिख सकते हैं 40 माइनस 2x इक्वल टू 10, या 2x इज इक्वल टू 30, ठीक है। 2x उधर जाएगा, 10 इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 15। इसका मतलब ये पर्सन जो कि शुरू में 20 मीटर्स अवे खड़ा था, इसको 15 मीटर्स टुवर्ड्स द मिरर जाना पड़ेगा, तब जाके डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द इमेज विल बिकम 10 मीटर, है ना। सो आई होप आज की क्लास आपने बहुत अच्छे से एंजॉय की, आपको सब कुछ समझ आया, राइट। और हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिरर को भी हिला देते हैं ना। ये जो मिरर है जो शांति से बैठा हुआ है, इस आदमी को भी बोलेंगे भाग जाओ, तुम शैतान हो गए हो, काफी पढ़ाई कर ली। इस इंसान को भी बोलेंगे तुम ऐसा करो, इधर भागने लगो। इस मिरर को भी ऐसा करते हैं, इसको भी बोलेंगे, मिरर को भी उधर ले जाएंगे, और फिर देखेंगे कि इसके इमेज की वेलोसिटी कितनी है ना। और फिर हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स एंड ऑल। तो थैंक यू फॉर आज के लिए, आई होप सबको समझ आया। जो भी आपके डाउट्स हैं आप प्लीज पूछिए, फिर हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करिए आप लोग, बाय बाय।